नमस्कार, आदाब। मैं अनुप्रिया और आप जुड़ गए हैं द न्यूज़ वॉल के साथ। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करके अपने दुखों को बताया। जी, अपने दुखों को बताते हुए गुप्तेश्वर पांडे ने ये बोला कि मैं समझ सकता हूँ मेरे शुभ चिंतकों की उत्साह और उत्सुकता। चलिए हम आपको जोड़ते हैं सीधे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और देखते हैं कि बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद किस तरह मीडिया कर्मियों के सामने अपने दुखों को रखा और वर्तमान स्थितियों को रखा। जो कुछ भी बोलते रहे हैं बिहार को लेकर, भाजपा पुलिस आपको मुख्यमंत्री जी ने कहा था बोलने के लिए, तो कहीं ना जब आप अकेले में जाकर मिलते हैं, पार्टी ज्वाइन करते हैं, वीआरएस लेते हैं, लोगों को उम्मीद थी आपको तभी आप इतना बड़ा स्टेशन हो गए। आप पहले कहेंगे आप ठगे गए? नहीं, हम नहीं ठगे गए। बिहार के मुख्यमंत्री से जमात बड़े पक्के हैं, वो किसी को ठगते नहीं है। अब आपको मैं क्यों बताऊं क्या बात है? ये तो हम लोग का निजी मामला है ना। नहीं सर, आपके बोले चुनाव लड़ेंगे तभी आप ज्वाइन किए थे। मैं अभी भी कह रहा हूं, राजनीति में मैं आया था इसलिए कि चुनाव लड़ूंगा। मैंने हमेशा कहा चुनाव लड़ने की लेकिन दूसरी जो बात है वो आपने नहीं सुनी, पहली बात पड़ी। मैंने भी कहा कि राजनीति के समीकरण ऐसा होते हैं कि कभी कभी आप जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से चीजें नहीं करते, उसमें हेरफेर हो जाता है। तो समझ ये बात समझने की, इसमें हताशा और निराशा वाली बात को रखने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं उनके साथ था, उनके साथ एनडीए के साथ। आप लोगों में बहुत उत्सुकता है, मैं जानता हूँ। सवाल करने की जरूरत नहीं, संख्या में एक ही सवाल करेंगे आप। आप सबों के मन में ये सवाल है कि मैंने वीआरएस लेकर के सदस्य बना किया। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दल की प्राथमिक सदस्यता उनको दिलाई, तो मैं उस सदस्य की हैसियत से अभी भी जदयू में बना हुआ हूँ, उनकी पार्टी का अनुशासन सिपाही हूँ। मेरे वीआरएस लेने और पार्टी की सदस्यता को लेने से उसको सीधे चुनाव से जोड़ करके देखना ठीक नहीं है। चुनाव लड़ने की संभावना थी, मैं हमेशा कहता रहा चुनाव में लड़ सकता था, किसी कारणवश ये समीकरण नहीं बैठा। राजनीति में बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, तो मैं इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन मैं एनडीए के साथ हूं, एनडीए के साथ रहूंगा। और जहां भी पार्टी एनडीए मतलब नीतीश जी का जहां भी आदेश होगा और भाजपा का, मैं दोनों दलों के लिए जहां जरूरत पड़ेगी वहां अपने प्रभाव का, अपने गुडविल का इस्तेमाल करूंगा। प्रचार में जाने की जरूरत होगी तो प्रचार भी करूंगा। अब तो मैं स्वतंत्र हूं और एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पॉलिटिकल आदमी हूं, तो पॉलिटिक्स में सबकी भूमिका निर्धारित होती है। अब पार्टी मेरी जिम्मेदारी तय करेगी और जो जिम्मेदारी तय करेगी उसको निष्ठापूर्वक मैं उसको निभाऊंगा। चिट्ठी लिखकर भेजा, सूचना दे करके भेजा, भाई ये जा रहे हैं केस को लीड करने के लिए, आपसे कोऑर्डिनेशन करने के लिए। आप इनको आईपीएस मेस में रहने की जगह दीजिए, इनको वाहन की सुविधा दीजिए। आपने दिया तो कुछ नहीं, आईपीएस मेस तक नहीं दिया। ये पहली बार इतिहास में हुआ होगा कि किसी देश का कोई आईपीएस पदाधिकारी किसी प्रांत में जाए और सरकारी काम से जाए, सूचना दे करके जाए और आग्रह करके जाए और उसको आईपीएस मेस में रहने की व्यवस्था ना की जाए। तो अपनी व्यवस्था से कहीं ठहरा, तो मध्य रात्रि में जा करके उसको ठप्पा लगा करके चोर की तरह जैसे कैदी को लगाते हैं उस तरह क्वारंटीन कर दिया आपने कि आप बाहर नहीं निकल सकते, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, किसी को बयान नहीं दे सकते। ये कितना ह्यूमिलिएटिंग है। कोई बता दे कि आजादी के बाद आज तक ऐसा हुआ है? कोई बता दे कि किसी आईपीएस अफसर के साथ किसी भी प्रांत में आजादी के बाद ऐसा हुआ है? कहीं नहीं हुआ है। बिहार में भी हर दूसरे दिन दूसरे प्रदेश के पुलिस अधिकारी आते हैं, छोटे छोटे पदाधिकारी आते हैं।
हर सुविधा हम लोग देते हैं, गाड़ी की सुविधा देते हैं, वाहन की सुविधा देते हैं, उनके रहने की व्यवस्था करते हैं, जहाँ छापेमारी करनी होती है उनके लिए बल की व्यवस्था करते हैं, सब करते हैं। एक भी कोई शिकायत करने वाला मिलेगा। और जब मैं डीजीपी था तब नहीं, हमारे पहले के भी डीजीपी थे, उनके टाइम में भी हमेशा बिहार पुलिस ने सहयोग किया है। और हमारे लोग जब गए, उनको ठीक है, उनके मन में ये बात थी कि हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, हमारा कार्य क्षेत्र नहीं है, हमको अनुसंधान करने का अधिकार नहीं है। तो बहुत साधारण सी बात थी, 12 बजे रात में जा करके चोर की तरह क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं थी। वो तो 2 लाइन की चिट्ठी सुबह 8 बजे उसको दे देते, बुला करके कह देते भाई हम आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे, तो हम अपनी टीम को वापस बुला लेते। इसके बाद मैंने डीजीपी साहब से भी बात करने की कोशिश की, एसएमएस किया कि हमारे अधिकारी के साथ गलत हो रहा है। डीजीपी साहब ने बात नहीं किया, एसएमएस का जवाब नहीं दिया। तो मेरे पास और कोई रास्ता था, मीडिया में आने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता था। तब मैंने मीडिया में आकर के हंगामा मचाना शुरू किया सर कि मुंबई पुलिस जो कर रही है गलत कर रही है। और तब सर ठीक है, जो हुआ, लेकिन आपकी जिज्ञासा होगी तो मेरे बारे में एनडीए के लोग सोचेंगे कि क्या करना है। मुझे अपने बारे में कुछ नहीं सोचना है, बारे में कुछ नहीं। पुलिस को महाराष्ट्र सरकार को बदनाम किया, शायद ये वजह रही। आपको क्या लगता है? पहली बात तो ये वजह तो कुछ भी रही हो, या बड़े नेताओं के बीच की बात होगी, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र सुशांत के मौत के प्रकरण में मैंने जो भी किया उसमें मैंने न कोई गलती की, न उसका मुझे कोई अफसोस है। मैंने 4 ही काम किया। जब उसके पिता वहाँ की इंक्वायरी से संतुष्ट नहीं हुए तो यहाँ उन्होंने एफआईआर करने की इजाज़त मांगी, हमने एफआईआर करवा दिया। और एफआईआर होने के बाद कोई रास्ता नहीं बचता है, जो एफआईआर करता है उसको अनुसंधान करना पड़ता है। तो मैंने अपनी टीम भेज दी। उस टीम के साथ महाराष्ट्र पुलिस ने क्या किया उसको पूरी दुनिया ने देखा, किस तरह हमारे अधिकारियों को हुमिलिएट किया गया। महाराष्ट्र पुलिस को हमने बेइज्जत नहीं किया। हम तो हमेशा से कहते रहे कि पूरे देश की पुलिस एक है और आपस में एकता और सॉलिडेरिटी दिखाना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हमारी बिहार की पुलिस को बदनाम किया और बेइज्जत किया महाराष्ट्र की पुलिस ने। 4 हमारे अधिकारी गए, उनके एकोमोडेशन की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी क्या? अनुसंधान के लिए गए तो उनको वाहन की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी क्या? उनके साथ बैठ करके इज्जत से बात नहीं करनी चाहिए थी क्या? अनुसंधान उन्होंने क्या किया है उसके बारे में शेयर नहीं करना चाहिए था क्या? उन्होंने कुछ नहीं किया और पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से धक्का मार करके कैदी भाग में बैठा करके उनको भगाया गया। उसके बाद भी मैं सोशल मीडिया में जब मुंबई पुलिस के खिलाफ आक्रोश आने लगा तो मैंने खंडन किया। मैंने कहा कि नहीं, ये कुछ न कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। महाराष्ट्र पुलिस ने हमारे अधिकारियों को बेइज्जत नहीं किया, लेकिन मुझे लग गया कि बेटर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है। छोटे स्तर के पदाधिकारी हैं, इसलिए बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए मैंने एक बड़े अधिकारी को भेजा।